नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी की उद्भव और विकास पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की उपभाषा और बोलियों पर। ठीक है, तो चलिए सीधे समय को न खराब करते हुए हम विषय से जुड़ते हैं। साथियों, हिंदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के आंशिक भाग, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली है और वहाँ पर्याप्त साहित्य रचनाएँ भी इसमें होती हैं। यह जो हिंदी का विशाल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह 5 उपभाषा समूहों में बँटा है पूरा क्षेत्र। उन सभी उपभाषाओं की अपनी बोलियां हैं। तो आज हम हिंदी की उपभाषा और उनकी 17 बोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी हैं और बोलियां उनकी कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम शुरू करते हैं। उपभाषाएं और बोलियां, किस उपभाषा की कौन सी बोली है, इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। हिंदी की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, आप इसको कह सकते हैं नंबर 1। नंबर 2 ब्रजभाषा। नंबर 3 हरियाणवी। नंबर 4 बुंदेली और 5वीं बोली है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। चलिए दूसरी उपभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी उपभाषा आपकी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की साथियों 4 बोलियां हैं। नंबर 1 उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती भी कहते हैं, जिसको कि आगे हम देखेंगे जब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। उत्तरी के बाद पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी भी कहते हैं। नंबर 3 आपका दक्षिणी राजस्थानी और नंबर 4 पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। अब हम तीसरी उपभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अवधी नंबर 1, नंबर 2 बघेली और नंबर 3 आपका छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। और अब आइए हम चौथी उपभाषा देखते हैं। चौथी उपभाषा आपकी है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की कौन कौन सी 3 बोलियां हैं? पहली है भोजपुरी, दूसरी है मगही और तीसरी है मैथिली। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां
भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है। अब हिंदी की 5वीं उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के बाद में 2 उपभेद हो जाते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, जिसको आगे हम विस्तार से देखेंगे तो उसको देखेंगे। आपने देख लिया हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों को, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये उपभाषाएं हैं और ये इनकी 17 बोलियां हैं। तो समय न नष्ट करते हुए आइए आगे हम तेज़ी से ये जो हिंदी क्षेत्र की बोलियां हैं, विभिन्न उपभाषाओं की बोलियां हैं, बोलियों का क्षेत्र क्या है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, उनके कई बोलियों के उपनाम भी हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में उपनाम प्रायः पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक एक बोली को तेज़ी से 2-3 बिंदुओं में जो उसके महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी आपकी पहली उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। 4 बोलियां दी रहेंगी, उसमें रहेगा कि पश्चिमी, इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है या कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। इस तरह से आपको उसमें से पहचानना रहेगा। तो यह बहुत ज़रूरी है यह जानना कि कौन सी बोली किस उपभाषा वर्ग की है। सबसे पहला हमने क्या कहा था, पश्चिमी हिंदी पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की पहली बोली की ओर आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की पहली बोली साथियों क्या है, खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की पहली बोली क्या है, खड़ी बोली है। चलिए खड़ी बोली की विशेषताओं को तेज़ी से हम देखते हैं। खड़ी बोली की पहली विशेषता या जिसकी पहला बिंदु इसका ये है कि ये सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से, सौरसेनी के उत्तरी रूप से विकसित हुई है। इसकी पहली विशेषता क्या है, ये सौरसेनी के उत्तरी रूप से विकसित हुई है। दूसरी विशेषता इसकी है ये आकार बहुला है। ये जितने भी बिंदु हैं ये परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न है, अपने आप में समझ लीजिए। सौरसेनी के उत्तरी रूप से विकसित हुई है, यह आकार बहुला है। इसका उपनाम है कौरवी। क्या, कौरवी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। यह कुरु जनपद के आसपास प्रचलित है, बोली जाती है, इसलिए इसको कौरवी कहते हैं। और यह अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौरवी इसका नाम किसने रखा। कौरवी इसका नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन का नाम आपने सुना होगा, आगे इन पर चर्चा होगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा यात्रा साहित्य लिखे हैं। ठीक है। तो खड़ी बोली की अगली विशेषता हम क्या देखेंगे, खड़ी बोली की अगला बिंदु है, इसका केंद्र क्या है खड़ी बोली का, मेरठ। मेरठ के आसपास के जो भी जनपद हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, देहरादून, रामपुर, सहारनपुर आदि ये जो ज़िले हैं इनमें खड़ी बोली प्रचलित है। साथियों खड़ी बोली के साथ एक जो सबसे बड़ी विशेषता जुड़ी है, जो आज की मानक हिंदी है आपकी, आज की जो आपकी मानक हिंदी है वो हो खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आज की आपकी मानक हिंदी है
वह खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। एक आध बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि इनमें से मानक हिंदी किस बोली का परिनिष्ठित रूप है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। खड़ी बोली पर एक और बिंदु महत्वपूर्ण है कि आप उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, ये भाषाएं जो हैं ये बहुत हद तक खड़ी बोली पर ही आश्रित हैं। ठीक है, तो साथियों खड़ी बोली पर ये मुख्य बिंदु हमने देख लिए। आइए तेज़ी से हम अगली बोली की ओर आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली क्या है? पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली क्या है? ब्रजभाषा है। चलिए नंबर 2 क्या है? ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश आपका जो है सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। साथियों ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ये सौरसेनी के बाद भी मध्यवर्ती, उत्तरवर्ती या पश्चिमी जो भी रूप है ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो यह जानना महत्वपूर्ण है। जो प्रमुख भाषाएं हैं सौरसेनी, ब्रज वगैरह, इन सब में ये प्रश्न बन सकते हैं। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ठीक है, ये ओकार बहुला है। ओकार बहुला है। ब्रजभाषा का उपनाम अंतर्वेदी। ये उपनामों को साथियों बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एक नाम उपनाम ब्रजभाषा का है अंतर्वेदी, और इसको एक और उपनाम देते हैं जादोवाटी। क्या? अंतर्वेदी और जादोवाटी, ये जो इसके 2 उपनाम हैं ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ब्रजभाषा का केंद्र जो है वो आगरा है। आगरा के आसपास के ज़िले मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, आपका बदायूं आदि जो ज़िले हैं इनमें ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि साहित्यिक रूप से ये बहुत संपन्न है। साहित्य रचना इसमें आपको पर्याप्त मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी के बहुत ही चर्चित और जिनको साहित्य जगत का सूर्य आप कहते हैं सूरदास जी की पूरी रचना आपकी ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा पर इतने महत्वपूर्ण बिंदु आपने देख लिए, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने भी हम बिंदु बता रहे हैं, जैसा पहले भी मैंने चर्चा किया है कि मैं वस्तुनिष्ठ आधार पर आपको कम समय में अधिकतम तथ्य उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए एक वीडियो देखने के बाद बहुत से प्रश्न एक साथ तैयार होते चले। पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली की ओर आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली है हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी को भी ध्यान से देखिए। हरियाणवी उत्तरी सौरसेनी के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। उत्तरी सौरसेनी के पश्चिमी रूप से महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप नोट करते चले। हरियाणवी का उपनाम, यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हरियाणवी का उपनाम है बांगरू। क्या है? बांगरू। इसका एक नाम देशवाली भी है। ठीक है, बांगरू, हरियाणवी को बांगरू कहते हैं और देशवाली भी कहते हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ा है। हरियाणा के आसपास जो गाँवों में इसकी 2 बोलियां भी बहुत प्रचलित हैं। उपबोली, हरियाणवी तो स्वयं में बोली है, इसकी बोलियों की भी अपनी बोलियां होती हैं। इसकी एक बोली है जाटू और दूसरी है चमरवा। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। यद्यपि परीक्षा की दृष्टि से आपका बांगरू और देशवाली महत्वपूर्ण है। हरियाणवी भी आकार बहुला है। ठीक, और ये है आपके हरियाणा
और दिल्ली। दिल्ली के आप कहेंगे आंशिक दिल्ली में ये बोली जाती है और इसमें शिष्ट साहित्य की रचना बहुत कम हुई है, लोक साहित्य पाया जाता है। ठीक है, हरियाणवी को आपने देख लिया। हरियाणवी के बाद हम तेज़ी से अगली बोली की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथी बोली आपकी, मित्रों जो भी बिंदु हैं बिंदुओं को ध्यान से देखिए, हर बिंदु अपने आप में एक प्रश्न है जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ। आपकी चौथी और महत्वपूर्ण बोली पश्चिमी हिंदी की है बुंदेली। ठीक है, बुंदेली भी जैसा कि आप जानते हैं कि सौरसेनी से ही विकसित है, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, बुंदेली का केंद्र क्या है, जैसा कि इसको बुंदेलखंडी भी कहते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको आगे इसको बुंदेलखंडी भी कहते हैं। ठीक है, इसका केंद्र झांसी है। झांसी से आपके आगे बढ़ते हैं, आसपास के जो ज़िले हैं हमीरपुर, ग्वालियर, दुर्ग आदि जो हैं, झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, इन दुर्ग आदि जिलों में यह बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली की दो महत्वपूर्ण बातें नोट कर लीजिए। जो ईसुरी के फाग हैं, बुंदेलखंड में एक बहुत प्रचलित लोक साहित्य है ईसुरी के फाग। फाग से साथियों समझ रहे हैं कि फाग किसको कहते हैं? फाग होली के जो गीत ग्रामीण अंचल में प्रचलित होते हैं उनको कहते हैं फाग। तो ईसुरी के फाग जो हैं वो बुंदेली बोली में ही लिखे गए हैं। ईसुरी के फाग किस में लिखे गए हैं? बुंदेली बोली में लिखे गए हैं। और एक बहुत प्रचलित लोक गायन है अपने यहाँ आल्हा। आल्हा बुंदेली की एक उपबोली है बनाफरी। क्या? बनाफरी। बुंदेली की एक उपबोली है बनाफरी, उसमें आल्हा लिखा गया है। और यह प्रश्न आल्हा वाला है, किसी प्रवक्ता की किसी परीक्षा में हम देख रहे थे साल, उसमें आया भी है कि आल्हा किस उपबोली में लिखा गया है। तो यह आप जान लीजिए, यह बनाफरी उपबोली में लिखा गया है। बुंदेली में प्रायः लोक साहित्य ही है, शिष्ट साहित्य कम है। चलिए बुंदेली से हम आगे बढ़ते हैं। ये बिंदुओं को आपने देख लिया, उस बहुत ध्यान से देखिए साथियों। बुंदेली के बाद पश्चिमी हिंदी की पांचवी बोली आपकी है कन्नौजी। क्या है? कन्नौजी है। कन्नौजी आपकी जैसा ये भी सौरसेनी से ही विकसित है। सौरसेनी से यह बिंदु आप जान लिए। दूसरा बिंदु आप जान लीजिए कि यह कन्नौज, जैसा नाम आप देख रहे हैं कन्नौजी, नाम से ये स्पष्ट है कि ये आपके कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा, इन जिलों में बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी का एक जो और बड़ी विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं लेकिन जान लीजिए कि ये ब्रजभाषा के बहुत निकट है। कन्नौजी और ब्रजभाषा में बहुत समानताएं हैं, चूँकि जो कन्नौजी का क्षेत्र है, कन्नौजी का क्षेत्र और ब्रजभाषा का क्षेत्र आपस में मिलता है। ठीक है, वो संधि क्षेत्र है। तो कन्नौजी ब्रजभाषा के बहुत निकट है। कन्नौजी से इतने ही बिंदु हम देखेंगे। अब हम अगली उपभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की पांचों बोलियों को हमने देख लिया, उनके क्षेत्रों को देख लिया, उनके उपनामों को देख लिया, उनकी विशेषताओं को समझ लिया है। अब दूसरी हमने देखा था क्या? दूसरी महत्वपूर्ण उपभाषा आपकी थी राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी में जैसा कि हमने बताया था कि राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां थीं
उनकी चारों बोलियों का नाम दिशाओं के नाम पर हमने बताया था। तो आइए देख लेते हैं, उनको दिशाओं के आधार पर ही उनको हम बांट के देख लेते हैं। चलिए इसका एक छोटा से नक्शा बना लेते हैं, ठीक है साथियों। जैसा आप जानते हैं किसी भी नक्शे में ऊपर की दिशा, भौगोलिक नक्शा आप देखते होंगे तो ऊपर की दिशा क्या होती है? उत्तर होती है। तो चलिए हम इसको उत्तर से ही शुरू करते हैं। पहली बोली क्या थी आपकी? उत्तरी राजस्थानी। चलिए नीचे की दिशा क्या है? दक्षिणी राजस्थानी। ये आपकी पूर्वी राजस्थानी, और इधर आपका हो जाता है ये पश्चिम दिशा में पश्चिमी राजस्थानी। ठीक, एक एक बोली की तेजी से देख लेते हैं। राजस्थानी बोली की चलिए समग्र रूप से जो एक विशेषता है, उसको दो विशेष बिंदुओं को हम यहाँ इसी में जान लेते हैं। नंबर एक क्या है कि यह भी सौरसेनी से ही विकसित है। सौरसेनी से ही, सौरसेनी अपभ्रंश का विकसित रूप यह भी है। और दूसरी विशेषता इसकी है, यह बहुत महत्वपूर्ण सी थी साथियों, कि ये टा वर्ग बहुला है। ठीक है, ये टा वर्ग बहुला है। यह दोनों बिंदु आप समग्र रूप से राजस्थानी हिंदी के बारे में जान लीजिए, ये सभी पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, उत्तरी राजस्थानी को कहते हैं मेवाती। उत्तरी राजस्थानी को कहते हैं मेवाती। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। इसका उपनाम क्या है? उत्तरी राजस्थानी का मेवाती है। इसका दूसरा बिंदु है साथियों, इसकी एक बोली उपबोली है मेवाती की उपबोली अहिरवाटी। क्या? अहिरवाटी। अहिरवाटी गुड़गांव के जो ग्रामीण अंचल हैं उनमें बोली जाती है, और यह इसका केंद्र है अलवर। ये भरतपुर और आपके गुड़गांव में प्रचलित है। ठीक है, मेवाती के बारे में आपने तीनों बिंदु देख लिए। जो उत्तरी राजस्थान, इसको मेवाती कहते हैं। इसकी उपबोलियाँ हुई, उपबोलियों को बहुत ध्यान से देखिएगा, उपबोलियों से प्रश्न बनता है। इसकी बोली है अहिरवाटी। अलवर, भरतपुर, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। तेजी से हम बढ़ते हैं पूर्वी राजस्थानी की ओर। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ढूढ़ाड़ी। क्या है इसका? इसका दूसरा उपनाम है ढूढ़ाड़ी। इसको जयपुरी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है जयपुरी, अर्थात इसका केंद्र कहाँ है? जयपुर। जयपुर के आसपास ये बोली जाती है। हम अगली बोली की ओर आगे बढ़ते हैं। आप दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवी कहते हैं। इसका भी आप नाम देख लीजिए। मालवी से ये स्पष्ट है कि मालवा क्षेत्र जो आपका है, मालवा क्षेत्र जो है वहाँ ये प्रचलित है। आपके भोपाल, देवास, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रतलाम, ये सब जिलों में ये प्रचलित है। आपने दक्षिणी राजस्थानी देख लिया। अब इसके बाद हम पश्चिमी राजस्थानी की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थानी को, यह है राजस्थानी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है पश्चिमी राजस्थानी। इसको मारवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं। यह साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध है। इसका केंद्र क्या है? जो बोली जाती है, जहाँ आप देख लीजिए, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन जिलों में ये बोली जाती है। साहित्यिक रूप से बहुत बताया, जैसे कि हमने ये संपन्न है। आप मीरा की रचनाएं आपको मारवाड़ी में ही मिलेंगी। ठीक है, आपने राजस्थानी हिंदी को देख लिया समग्र रूप से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे नोट करते चलें। तो समय को साथियों खराब ना करते हुए आइए हम तेज़ी से तीसरी उपभाषा आपकी, उस पर बात आगे बढ़ाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं।
साथियों जो भी बिंदु हैं, एक एक बिंदु आप अगर ध्यान से देखते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा। क्योंकि चाहकर भी मैं बहुत स्पीड में नहीं चल पा रहा हूँ, इसलिए कि जिससे आपको ये चर्चा के साथ साथ ये आपको कंठस्थ होता चले, तभी इसका कोई अर्थ है, नहीं तो बेकार है। ठीक है, तो तीसरी उपभाषा आपकी क्या थी? पूर्वी हिंदी। तीसरी उपभाषा क्या थी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की पहली बोली क्या थी साथियों? अवधी। ठीक है, पूर्वी हिंदी समग्र रूप से उसको चाहे जान लीजिए कि ये है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? अर्धमागधी से। यह है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है प्रत्येक बोली के संबंध में कि किस अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है। अवधी का एक नाम साथियों है कोसली, क्योंकि यह कौशल की बोली है। दूसरा नाम इसका है बैसवाड़ी। बैसवाड़ा क्षेत्र रायबरेली जनपद में पड़ता है, उस क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम बैसवाड़ी भी है। अवधी को कोसली और बैसवाड़ी भी कहते हैं। अवधी आपके अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, आंशिक रूप से मिर्ज़ापुर, आंशिक रूप से जौनपुर, कौशाम्बी, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। जो एक सबसे बड़ी बात है अवधी की कि इसमें साहित्यिक रचनाएं बहुत हुई। दो प्रमुख महाकाव्य पद्मावत और रामचरितमानस साथियों वो आपके अवधी में ही लिखे गए हैं। तो ये साहित्यिक रूप से क्या है? ये साहित्यिक रूप से समृद्ध है, साहित्यिक रूप से समृद्ध है। ये आपने अवधी की विशेषता को देख लिया। अवधी के 4 मुख्य बिंदु हैं, इसको आप जान लीजिए। हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं पूर्वी हिंदी की अगली बोली की ओर। पूर्वी हिंदी की अगली बोली है बघेली। पूर्वी हिंदी की अगली बोली क्या है? बघेली है। साथियों बघेली भी अर्धमागधी से विकसित हुई है। उसको पूर्वी हिंदी के बारे में ही आप जान लीजिए कि अर्धमागधी से ही उसकी तीनों बोलियां विकसित हुई है। चाहे तो उसको नोट कर लें, चाहे तो याद कर लें। बघेली का उपनाम है रिवाई। क्या है इसका उपनाम? रिवाई। रिवाई के बाद इसको एक और उपनाम दिया जाता है, वो है निभट्टा। उपनामों को बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, रिवाई और निभट्टा। नाम से स्पष्ट है रिवाई है तो इसका क्षेत्र रीवा, सतना, मैहर आज क्या है वो बघेली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये है। बघेली में भी लोक साहित्य ही है, बहुत श्रेष्ठ साहित्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बघेली से आगे बढ़ते हैं। बघेली को आपने देखा, इसको रिवाई या निभट्टा कहते हैं। अर्धमागधी उपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। रीवा, सतना, मैहर आदि में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य है। तीसरी बोली की ओर तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी बोली क्या है आपकी? छत्तीसगढ़ी साथियों, छत्तीसगढ़ी। ये भी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। छत्तीसगढ़ी का एक नाम कहीं ये पूछा भी गया है किसी परीक्षा में। इसका एक उपनाम है खलटाही। इसको लरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लरिया भी कहते हैं। इसका एक उपनाम है खलटाही और इसका एक उपनाम लरिया भी है। इसका क्षेत्र आपका पड़ जाता है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। ये जो छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं इन्हीं क्षेत्रों में ये प्रचलित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसको खलटाही या लरिया कहते हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। चलिए हम अगली उपभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, तेज़ी से हम इसलिए चल रहे हैं कि कम समय आपका लेते हुए हम अधिकतम सूचनाएं, अधिकतम आपको जानकारी दे सकें। चौथी उपभाषा आपकी कौन सी थी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी समग्र रूप से जान लीजिए ये किससे विकसित है? मागधी अपभ्रंश से। इसकी पहली बोली आपने क्या देखा था? इसकी पहली बोली है भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि यह बहुत प्रचलित बोली है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या भोजपुरी की है। भोजपुरी की सबसे ज़्यादा संख्या है, सबसे ज़्यादा बोलने से। और इसका केंद्र आप समझिए कि शाहाबाद जनपद में ही है भोजपुर। छपरा, बनारस, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों की ये प्रमुख बोली है। आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर आदि जो भी ये पूर्वांचल के आपके उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, इनमें भोजपुरी बहुत प्रमुख रूप से बोली जाती है। ठीक है, ये इसका एक सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली है। इसका एक बहुत बड़ा बिंदु है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा मतलब इसके बोलने वाले की संख्या, क्षेत्र चूँकि बड़ा है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली है। और ये अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। बिहारी हिंदी की सारी बोलियाँ मागधी अपभ्रंश से ही विकसित हैं। और एक और इसका बिंदु है कि इसमें शिष्ट साहित्य बहुत कम है। ये इसमें लोक साहित्य ही भोजपुरी में आपको मिलेगा। ठीक है, बिहारी हिंदी की पहली बोली आपने भोजपुरी को देख लिया। अब हम बिहारी हिंदी की दूसरी बोली की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिहारी हिंदी की दूसरी बोली आपकी है मगही। मगही भी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। संस्कृत का जो मगध शब्द है, मगध से बना आपका मगह और मगह से आपका मगही। ठीक है, मगही पटना, पलामू, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में मगही बोली जाती है। मगही में भी लोक साहित्य ही मिलता है, शिष्ट साहित्य मगही में नहीं है। ठीक है, तो मगही के बाद हम अगली बोली की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। वो है आपकी मैथिली। बिहारी हिंदी की यह बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख बोली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथिली में साहित्य रचना बहुत हुई है। ये साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध है और अब इसको साहित्य अकादमी ने मैथिली बोली की मान्यता भी दे दी है। मैथिली बोली भी आपके मागधी अपभ्रंश से विकसित है और मैथिली बोली की ये केंद्र इसका आप हो जाता है पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, ये जो ज़िले हैं इसके आसपास के, ये मिथिला के क्षेत्र में आते हैं और मिथिला के क्षेत्र की ये प्रमुख बोली है। अभी हमने कहा कि ये साहित्यिक रूप से बहुत संपन्न है। साथियों, मैथिली में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है विद्यापति जी का। विद्यापति जी क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा प्रश्न मैथिल कोकिल किसका उपनाम है? तो यह आप जान लीजिए विद्यापति जी का उपनाम है। इनके और बहुत से उपनाम हैं, जब हम विद्यापति जी पढ़ाएंगे तो उसमें इनके सारे उपनामों की चर्चा की जाएगी।
विद्यापति जी की फुटकल रचनाओं का जो एक इनकी ख्याति का आधार है वो है पदावली। वो इनकी फुटकल रचनाओं का संग्रह है, वो आपके मैथिली में ही है। साथियों, आपकी ये चौथी मैथिली की आपने 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं देख ली। अब आपकी ये चौथी जो उपभाषा थी बिहारी हिंदी, इसकी तीनों बोलियों को आपने देख लिया है। अब चलिए हम तेज़ी से 5वीं उपभाषा पहाड़ी हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है 5वीं उपभाषा? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के हमने 2 भेद किए थे। पहाड़ी हिंदी में एक था पश्चिमी पहाड़ी। क्या था? पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी भी आपके सौरसेनी से ही विकसित है। किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। साथियों, ये हिमाचल प्रदेश के जो ज़िले हैं चंबा, शिमला, मंडी, जौनसार आदि ये जो ज़िले हैं, इनमें आपके ये पश्चिमी पहाड़ी प्रचलित है। दूसरा आप देख लीजिए, आपका क्या था? मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी भी सौरसेनी से ही विकसित हुई है। सौरसेनी से ही विकसित है। इसका हमने कहा था कि आगे चल के आपको 2 उपभेद हो जाता है। पहला उपभेद आपका है गढ़वाली और दूसरा कुमाऊनी। ठीक, गढ़वाली आपकी टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, इन जिलों में बोली जाती है। कुमाऊनी आपकी कुमाऊँ, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जिलों में बोली जाती है। तो साथियों, आज हमने हिंदी की उपभाषा और बोलियों पर तेज़ी से जो भी परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदु थे, उन पर हमने तेज़ी से चर्चा कर ली। और मुझे लगता है कि उपभाषा और बोलियों पर इससे बाहर प्रश्न नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनता है, क्योंकि जो मैंने ये तैयार किया है ये है विगत कई वर्षों के जो आपके अंशाल पेपर हैं, उनको भी हमने देखा है और उसी के आधार पर हमने उपयोगी सामग्री का कलेक्शन किया है। तो फिलहाल साथियों, आज के लिए इतना ही। हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होगी। अगले वीडियो में साथियों हमने एक आपसे बात कही थी कि हम प्रत्येक बड़े प्रकरण के बाद विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चूँकि कई वर्षों के अंशाल से हम देख रहे हैं, तो ऐसे में कई प्रश्न हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम हिंदी की उपभाषा, बोलियां और हिंदी के उद्भव विकास से विगत वर्ष परीक्षाओं में जो पूछे गए थे लगभग 50 प्रश्नों का एक कलेक्शन लेकर उस पर हम तेज़ी से चर्चा कर लेंगे। क्योंकि पैटर्न समझना, कैसे प्रश्न आते हैं समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कहा था कि इससे राह आपकी आसान हो जाएगी। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।